हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरक्यू मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करेंगे नई यूनिट सॉल्यूशन। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सॉल्यूशन की कि भाई सॉल्यूशन होता क्या है, हिंदी में कहते हैं विलयन। तो सबसे सिंपल अगर हम बात करें, सिंपल टर्म्स में अगर हम समझें तो सॉल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हिंदी में कहते हैं विलय और सॉल्वेंट को कहते हैं विलायक। तो विलय प्लस विलायक को मिलाते हैं तो क्या बनता है सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं विलयन। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब आप विलय और विलायक को मिला रहे हैं तो वहां पर आपके होमोजीनियस मिक्सचर बनना चाहिए। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है सममांगी मिश्रण बनना चाहिए। कहने का मतलब है आपने दो कंपोनेंट मिक्स करे, एक होगा कम मात्रा में, एक होगा ज्यादा मात्रा में। जो कम मात्रा में होगा उसको आप कहोगे सॉल्यूट और जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको आप कहोगे सॉल्वेंट। अब यहाँ पर दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। एक बार हम दो को लेके चल रहे हैं तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, विलय प्लस विलायक मिलके क्या बन रहा है विलयन। कंडीशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। होमोजीनियस मिक्सचर को हिंदी में कहते हैं सममांगी मिश्रण। अब होमोजीनियस मिक्सचर होता है तो उससे कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? कि सिंगल फेज होती है। कोलोइडल सॉल्यूशन हमने जब पढ़े थे तो वहां पर आपके जो कोलोइडल सॉल्यूशन थे वो हेटेरोजीनस मिक्सचर थे। तो वहां पर आपके दो फेज थी, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। लेकिन यहां पर एक ही फेज है आपके, ठीक है, सिंगल फेज है। और अगर सिंगल फेज होती है तो उससे क्या होता है यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मतलब पूरे सॉल्यूशन में जो प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज कहो या और कोई प्रॉपर्टी कहो, वो यूनिफॉर्म होती है। अब इसको यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है, आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें नमक घोल दिया, ठीक है, सिंपल सॉल्ट जो है वो डिजोल्व कर दिया। तो अब जब आपने उसको डिजोल्व कर दिया और पूरा सॉल्ट जो है वो डिजोल्व हो गया पानी के अंदर, तो वो जो आपके ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना है वो आपके सॉल्यूशन है। इसका मतलब होमोजीनियस मिक्सचर मतलब एक ही फेज है, दो फेज नहीं है उसमें, सिंगल फेज है और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी है। यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी का मतलब अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन की, तो यहां पर पूरे पानी में जो कंसंट्रेशन है सॉल्ट की वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म ना होके वेरी करती है तो फिर वो ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन का मतलब विलयन किससे मिलके बन रहा है? विलय प्लस विलायक। जो कम है वो विलय है, जो ज्यादा है वो विलायक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहां पर ऐसा कोई रिजिडिटी नहीं है कि आपके सॉल्यूट जो है वो सॉलिड होना चाहिए, सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होना चाहिए। यहां पर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पर सॉल्यूट की फेज कुछ भी हो सकती है और सॉल्वेंट की फेज जो है वो भी कुछ भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि कम मात्रा में कौन है और ज्यादा मात्रा में कौन है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। बेसिक डिफरेंट ट्रू सॉल्यूशन में और कोलोइडल सॉल्यूशन में ये है कि ये होमोजीनियस है और वो हेट्रोजीनियस है। ये सिंगल फेज है और वो क्या है, दो फेज होती है उसमें, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये तो बात हो गई सॉल्यूशन की कि भाई सॉल्यूशन होता क्या है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को आप इसको वैसे ही देख सकते हैं जैसे हमने कोलोइडल सॉल्यूशन में देखा था। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, हम केवल एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर इनकी हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट के बेस पे हमने 7 कैटेगरी बनाई है सॉल्यूशन की। सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो गैस है सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी क्या है, गैस, मतलब दोनों ही गैस है। तो यहाँ पर जब दोनों गैस है तो इसको हम सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं एयर। अब यहाँ पर आपके ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो ही कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन में, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। बेसिकली हम दो की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोनों गैस है तो एयर हो जाएगा। तो एयर जो है वो आपके होमोजीनियस मिक्सचर है, ट्रू सॉल्यूशन है किसका, गैस इन गैस का। उसके बाद अगर हम बात करें गैस इन लिक्विड, तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है एरेटेड वाटर। एरेटेड वाटर का मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ CO2 प्लस वाटर। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे कह सकते हैं, जो सोडा वाटर होता है, जैसे मान लीजिए मशीन होती है उसमें आप क्या करते हो, कंप्रेस करते हो, तो वहां पर आपके CO2 जो है वो वाटर में क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। तो आपने क्या करा, पानी में क्या करा, एक गैस को डिजोल्व कर लिया, तो CO2 क्या हो गई, वाटर में डिजोल्व हो गई। तो ये आपकी क्या हो गया, गैस इन लिक्विड। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है आपके गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है हाइड्रोजन इन पैलेडियम। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। उसके बाद नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है एल्कोहल इन वाटर और बेंजीन इन टोलिन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिक्विड इन सॉलिड। सबसे कॉमन अगर हमारे दिमाग में जब सॉल्यूशन की बात आती है, सॉरी,
सॉलिड इन लिक्विड आएगा। लिक्विड इन सॉलिड की बात करें तो मरकरी इन जिंक अमलगम, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, एग्जाम में पूछ रखा है कि आपके जो अमलगम है वो कौन से टाइप का सॉल्यूशन है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अमलगम जो है वो एक तरह का एलॉय है। क्या है? एलॉय। एलॉय को हम हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु। तो जो नॉर्मल एलॉय है वो यहाँ मेंशन है सॉलिड इन सॉलिड में, लेकिन अगर हम बात करें अमलगम की तो अमलगम में क्या होता है कि एक तो मेटल होता है मरकरी और दूसरा मेटल आप डिफरेंट ले सकते हो जिसके बेस पे आप उसका नाम कहोगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिंक अमलगम। तो जिंक अमलगम में आपने क्या लिखा, मरकरी इन जिंक अमलगम। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कहा लिक्विड इन सॉलिड, मतलब सॉलिड तो क्या है यहाँ पर जिंक और लिक्विड क्या है मरकरी। तो मरकरी की अमाउंट कम है, जिंक की अमाउंट ज्यादा है, तो मरकरी इन जिंक अमलगम। तो अगर मैं कहता हूं जिंक अमलगम, इसका मतलब जिंक और मरकरी का अलॉय, जिसको हमने स्पेशल नाम क्या दे रखा है, अमलगम। ये एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके है सॉलिड इन लिक्विड। सबसे कॉमन अगर हम बात करें दिमाग में हमारे आता है सॉल्यूशन, तो सॉलिड इन लिक्विड आता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, शुगर इन वाटर, कॉमन सॉल्ट इन वाटर। तो यहां पर पानी में आप शक्कर को घोले, वो भी आपके किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड इन लिक्विड का। या पानी में आप नमक को घोले, वो भी किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड इन लिक्विड। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि पानी जो है वो पोलर सॉल्वेंट है, मतलब वाटर जो है वो क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, और सॉल्ट जो है कॉमन सॉल्ट है NaCl, वो आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड कॉमन सॉल्ट में डिसॉल्व हो गया, ये तो हमारे समझ में आता है। लेकिन जो आपकी शुगर है, अगर हम कॉमन शुगर की बात करें तो सुक्रोज होती है, तो सुक्रोज तो एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में कैसे डिसॉल्व हो गया? इसका रीजन जो है कि भाई शुगर जो है वो पानी में डिसॉल्व क्यों हो रही है या पानी में सॉल्युबल क्यों है, इसका रीजन जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि भाई शुगर जो है वो वाटर में डिसॉल्व क्यों हो रही है, जबकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट आपके लास्ट दे रखा है सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड का सबसे कॉमन एग्जांपल है अलॉयज, ये भी एग्जाम में पूछ रखा है। अलॉय को हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु। तो दो या दो से अधिक धातु के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, अलॉय। और डिफरेंट टाइप्स के अलॉय होते हैं, उनके नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन आपके आजकल जो है नहीं पूछते। तो ये आपके अलॉय जो है मिश्र धातु जो है वो आपके सॉल्यूशन है किसका, सॉलिड इन सॉलिड का। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को हिंदी में कहते हैं सांद्रता। अब देखिए सांद्रता होती क्या है, हमने कहा सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब इसको अगर हमको कंपेयर करना हो, मतलब अगर हमें 2 या 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं और हमें कंपेयर करना है कि भाई कौन सा सॉल्यूशन जो है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है या कम है, तो कंपेयर करने के लिए हमने डिफरेंट टर्म्स लिए किसकी, कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन अपने आप में कुछ नहीं बता रहा, कंसंट्रेशन केवल ये बता रहा है कि कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। अब इसको हम डिफरेंट फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, मतलब अलग अलग यूनिट्स हैं कंसंट्रेशन की, तो एक एक करके हम सबको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो कंसंट्रेशन के यूनिट्स है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। 3 कैटेगरी मतलब कंसंट्रेशन की यूनिट्स तो काफी सारी है, लेकिन उनको कैटेगरी वाइज 3 में डिवाइड करा है। पहला है वेट वेट यूनिट। वेट वेट यूनिट का मतलब वह यूनिट जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों किस फॉर्म में लिए गए हैं, वेट के फॉर्म में लिए गए। ठीक है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को हम वेट के फॉर्म में मेंशन करेंगे। दूसरा है वेट वॉल्यूम यूनिट। इसका मतलब एक तो आपके वेट के फॉर्म में है, दूसरा वॉल्यूम के फॉर्म में है, तो उसको इस फॉर्म में मेंशन करा है। तो कुछ यूनिट्स आपके वेट वेट यूनिट की होंगी, कुछ आपकी होंगी वेट वॉल्यूम यूनिट्स। ठीक है, वेट वॉल्यूम मतलब एक कंपोनेंट वेट में, एक कंपोनेंट वॉल्यूम है, और इसके अलावा जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उसको हमने अदर कैटेगरी में डिवाइड करा है। तो यहाँ पर ओवरऑल कंसंट्रेशन के टर्म्स को हम 3 हेडिंग में पढ़ेंगे, वेट वेट यूनिट, वेट वॉल्यूम यूनिट और अदर यूनिट्स। अब यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं। कंसेप्ट क्या है कि आरपीएससी एक क्वेश्चन पूछती है, कई बार पहले पूछ रखा है कि निम्न में से कौन सी सांद्रता की इकाई टेम्परेचर पर या तापमान पर निर्भर करेगी और कौन सी निर्भर नहीं करेगी। तो आपको केवल ध्यान ये रखना है कि जब हम केवल वेट की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर से वेट प्रभावी नहीं होता है। मतलब मान लीजिए मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, उससे जो आपके सॉल्यूशन है उसके वेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो यूनिट्स हैं वेट वेट वाली, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, और जो अदर यूनिट्स हैं वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। अब बची कौन सी, वेट वॉल्यूम यूनिट्स। तो वेट वॉल्यूम जो यूनिट्स हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मतलब जिस भी कंसंट्रेशन में वॉल्यूम आ जाए वो टेम्परेचर पर डिपेंड
करेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा? चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो आपके जो यूनिट है, कंसंट्रेशन जो है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज। तो एक क्वेश्चन तो ये आपके बन गया कि निम्न से कौन सी कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी? वेट वॉल्यूम वाली, बाकी ये दोनों डिपेंड नहीं करेगी। तो सबसे पहले वेट यूनिट में आपके सबसे पहले दे रखा मोलैलिटी, हिंदी में कहते हैं मोललता। अब देखिए मोललता को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो सिंपल सा मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित मोलों की संख्या, किसके? सॉल्यूट के। तो यहां पर आप सिंपल सा ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आपने किस में डिफाइन करा है? नंबर ऑफ मोल्स में। और किस में? सॉल्वेंट को किस में करा है? 1 किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स उपस्थित हैं, वो क्या हो जाएगा? मोलैलिटी। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब मान लीजिए कि ऐसा हमेशा थोड़ा ना होगा कि सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो 1 किलोग्राम ही हो। अगर मान लीजिए सॉल्वेंट 1 किलोग्राम में ले रहा हूं तो मुझे कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। मैंने क्या देखा कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या हो जाएगा? मोलैलिटी। लेकिन मान लीजिए कि सॉल्वेंट 1 किलोग्राम ना दे रखा हो, आधा किलोग्राम दे रखा है, 2 किलोग्राम दे रखा है, 5 किलोग्राम दे रखा है, तो वहां पर फिर मैं कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है सिंपल सा, मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स तो आपके सॉल्यूट के ऊपर आ जाएंगे, और नीचे क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट, ब्रैकेट में लिख देता हूं इन किलोग्राम, केजी में। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि आपके सॉल्वेंट जो है वो 1 किलोग्राम ना हो, तो उसके लिए हमें फिर फॉर्मूला क्या निकालना है कि जब भी हमें इकाई में कोई चीज निकालनी होती है तो जिसके लिए हम इकाई ले रहे हैं वो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं पर किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम नीचे आ जाएगा। ये आपके आ जाएगा। तो इसको मैं सिंपल सा लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स को मैंने लिख दिया n और वेट को मैंने लिख दिया w। अब ये जो w है ये किलोग्राम में है, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में इन किलोग्राम। ये आपको ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला याद रखिए एक यूनिट में, बाकी फिर आपके क्या हो जाएगा? यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा। तो यहां पर बाकी आपके क्या हो जाएगा? यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये आपके फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट। वेट किसका है? सॉल्वेंट का। किस में? किलोग्राम में। अब मैंने आपको सॉल्यूशन पढ़ाने से पहले मोल कंसेप्ट पढ़ाया था। मोल कंसेप्ट पढ़ाने का मेरा उद्देश्य क्या था कि जब हम सॉल्यूशन में डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ेंगे वहां पर आपके मोल आएगा। तो मोल के क्या फॉर्मूले हैं, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको सॉल्यूशन में पढ़ा दिया है। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है, सॉरी मोल कंसेप्ट में पढ़ा दिया है, अगर आपने मोल कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन जो है उसमें मैं आपको लिंक दे दूंगा मोल कंसेप्ट के वीडियो का, वो आप देख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर नंबर ऑफ मोल्स की, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? सॉल्यूट के। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इन ग्राम अपन मॉलिक्यूलर वेट। तो मैंने क्या लिखा? वेट इन ग्राम। अब ये जो वेट है ये किसका है? सॉल्यूट का है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये मॉलिक्यूलर वेट किसका है? सॉल्यूट का है। तो ये तो आ गया एन की जगह। उसके बाद डब्ल्यू जो है वो मैंने आपको लिख दिया कैपिटल डब्ल्यू। अब यहां पर मान लीजिए कि जो वेट है वो किलोग्राम में ना देके ग्राम में दे रखा हो, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इन ग्राम। ठीक है। अगर वेट ग्राम में दे रखा है तो हम क्या करेंगे? ऊपर 1000 कर देंगे। अगर किलोग्राम में दे रखा है तो 1000 की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ग्राम में दे रखा है तो 1000 ऊपर क्यों लिखा? कि आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मैंने कहा कि 500 ग्राम है, इसको मुझे क्या करना है? किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है कि जो ग्राम में दे रखा है उसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 किलोग्राम आ जाएगा। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? ग्राम को 1000 से भाग देते हैं। तो ये ग्राम है, अब इसको मैं 1000 से भाग दूंगा, नीचे 1000 लिखूंगा तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 1000 कहां चला गया? ऊपर। तो ये आपके यूनिट कन्वर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिट कन्वर्जन। अगर आप ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्म में याद नहीं करना चाहते तो आप अलग से क्या करो? पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आप फिर क्या करो? फॉर्मूले पुट करोगे तो वहां 1000 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके फॉर्मूला आ गया मोलैलिटी का। किसका फॉर्मूला आ गया? मोलैलिटी का।
अब ये आपको इसके अकॉर्डिंग इसका ध्यान रखना है। तो अगर आपको उसने नंबर ऑफ मोल्स दे रखे डायरेक्ट, ये वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट दे रखे तो इस फॉर्मूले से काम हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, एक तो हम फॉर्मूला अप्लाई करें, एक होता है कि हम सिंपल थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से काम हो जाता है। कैसे? इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई सॉल्यूट है, अगर मैंने कहा 1 मोल प्रेजेंट है 1 किलोग्राम में, तो मोलैलिटी कितनी होगी? तो आपने क्या करा, 1 मोल 1 किलोग्राम 1 आ जाएगी। यहां पर भी आपने क्या करा, डेफिनेशन में लिख रखा 1 किलोग्राम, तो 1 है तो मोलैलिटी कितनी आ जाएगी, 1। अब मैंने क्या कहा, 1 मोल प्रेजेंट है आधा किलो में, हाफ केजी में कितने मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट के, 1। तो इसको आप ऐसे समझिए कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1, और वेट कितना है, हाफ केजी। अब मुझे स्टैंडर्ड कंडीशन क्या चाहिए? स्टैंडर्ड कंडीशन है कि मुझे वेट चाहिए 1 किलोग्राम। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये थ्योरेटिकल समझने के लिए है, बाकी तो फॉर्मूला तो आप अप्लाई करोगे करोगे। होता क्या है कि कई बार जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वहां इमेजिनेशन नहीं चलता है, सीधा हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी और सॉल्व कर दिया। ये थोड़ा सा इमेजिनेशन है, आप चाहो तो इसकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वर्बली दिमाग में सॉल्व कर लोगे। कैसे? अब जैसे मैंने क्या करा, आधे किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल प्रेजेंट है, तो मोलैलिटी क्या होगी? अब मोलैलिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1, और वेट कितना, हाफ केजी। तो 1/2 नीचे लिखते तो वो कहां जाएगा, ऊपर। अब इसको आप ऐसे समझो कि मुझे स्टैंडर्ड वेट कितना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, 1 किलोग्राम। तो मुझे 1 किलोग्राम करना है, तो मैंने क्या करा, इसको 2 से गुणा करा। तो आधे को 2 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो मुझे इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब मैंने दोनों को 2 से गुणा करा तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 2, और ये वेट कितना आ गया, 1 केजी। मतलब मैंने पूरे कंडीशन जो थी, पूरे सॉल्यूशन में अगर मैं सॉल्वेंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो सॉल्यूट भी मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करा तो नंबर ऑफ मोल्स 2 आ गए, और वेट कितना आ गया, 1 केजी। तो 1 केजी में कितने मोल्स हैं, 2। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आ गया, मोलैलिटी 2। अगर मैं फॉर्मूले में पुट करता तो फॉर्मूले में आपके नंबर ऑफ मोल्स 1 आते हैं और वेट आता 1/2, 1/2 का 2 ऊपर जाता तो आंसर आ जाता 2। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट ना देकर आपको कोई एग्जांपल दे दिया, देखिए सबसे सिंपल एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ठीक है। टिपिकल एग्जांपल लूंगा तो समझने में दिक्कत आएगी। जैसे NaOH ले लिया, ठीक है। अब इसने क्या कहा, NaOH जो है वो 4 ग्राम है, कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, सॉल्वेंट जो है उसने कह दिया कि है 500 ग्राम। 500 ग्राम सॉल्वेंट में NaOH के 4 ग्राम क्या है, डिसॉल्व है। तो बताओ मोलैलिटी कितनी होगी। तो मोलैलिटी के लिए आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला काम में लीजिए। वेट इन ग्राम किसका है, सॉल्यूट का, कितना दे रखा है, 4, ये ऊपर आ जाएगा, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40। कैसे निकालेंगे, कोई भी आपके फॉर्मूला दे रखा हो उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो क्या क्या दे रखा है, Na, O और H। Na का एटॉमिक वेट होता है 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। इसको आप ऐड करिए, ऐड जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 0 और ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 40, ठीक है। 23 + 16 + 1 आ जाएगा 40। तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 40। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो ये आपके 40 आ गया इनटू। अब वेट आपके किलोग्राम में नहीं दे रखा, ग्राम में दे रखा है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 1000 कर दिया डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा, ये 4 से 4 कट गया, ये आपके आ गया 1/5। मोलैलिटी कितनी आ गई, 1/5, या आप इसको कह सकते हो 0.2। क्लियर है। तो यहां पर आंसर आ जाएगा मोलैलिटी का 0.2। अब यहां पर इसको अगर मान लीजिए मैं सॉल्व करता, थ्योरेटिकली सॉल्व करता, तो मुझे इसकी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं क्या करता, सॉल्वेंट 500 ग्राम दे रखा है और NaOH कितना दे रखा है, 4 ग्राम। तो मैं क्या करता, कंडीशन स्टैंडर्ड क्या है, 1 किलोग्राम। तो इसको अब मैं ऐसे पढ़ सकता हूं कि अगर 500 ग्राम सॉल्वेंट में NaOH 4 ग्राम है, तो अगर मैं इसको डबल कर देता तो NaOH कितना हो जाता, 8 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना हो जाता, 1 केजी। तो डेफिनेशन क्या है, 1 केजी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालने, तो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये मैं अलग से सॉल्व कर लेता। तो वेट इन ग्राम कितना है, 8, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 40। 8 5 40, 1/5 आंसर आ जाएगा 0.2। कहने का मतलब यह है कि फॉर्मूला आप ऐसे भी लगा सकते हैं, मैं थ्योरेटिकली सॉल्व करता हूं तो ऐसे सॉल्व करता हूं, तो आप थ्योरेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। गलत नहीं होना चाहिए, हमारा आंसर सही आना चाहिए। तो ये आपकी मोलैलिटी आ गई 0.2। अब बात करें अगर यूनिट की,
तो यूनिट जो है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, N/W। तो यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर किलोग्राम या मोल किलोग्राम इनवर्स, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या आप इसको मोल पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं। तो ये आपके मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया और आपके यूनिट हो गई। ध्यान ये रखना कि 1000 कब आएगा और कब नहीं आएगा। अगर वेट आप ग्राम में लिखोगे तो 1000 लगाना है, अगर वेट किलोग्राम में लिखोगे तो 1000 नहीं लगाना है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी हो गया मोलैलिटी। अब मोलैलिटी के फॉर्म में कहीं भी वॉल्यूम नहीं है, तो ये जो यूनिट है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट यूनिट है वेट कैटेगरी में वेट परसेंटेज और परसेंटेज बाय वेट। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल यहाँ पर क्या करना है, आपको परसेंटेज लेना है। दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। अगर मान लीजिए आपको कंपोनेंट ए का परसेंटेज लेना है वेट, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ ए जिसको हमने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करा है डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेट को हमने किससे रिप्रेजेंट करा है, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और क्योंकि परसेंटेज आपको निकालना है तो इनटू 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। परसेंटेज के लिए जब भी आपको फॉर्मूला लगाना है तो जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर, टोटल नीचे इनटू 100। ये कॉमन फॉर्मूला हर जगह लागू होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपकी आती है वेट वॉल्यूम यूनिट्स। और वेट वॉल्यूम यूनिट्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले दे रखा है मोलैरिटी। देखिए मोलैरिटी को हिंदी में कहते हैं मोलरता। मोललता और मोलरता दोनों में फर्क है। मोललता जो था वेट यूनिट था, और मोलरता जो है वो वेट वॉल्यूम यूनिट है। उसको हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करा था, यहाँ पर हम इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, मोलैरिटी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि मोलैलिटी में आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से सेम था, वहां पर 1 किलोग्राम था, यहां पर 1 लीटर है, लेकिन वहां पर सॉल्वेंट था और यहां सॉल्यूशन है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट जो है वो कॉमन है मोलैलिटी के कंपैरिजन में, लेकिन ये जो पार्ट है ये डिफरेंट है। ये 1 लीटर है और ये सॉल्यूशन है, वहां पर आपने 1 किलोग्राम लिया था और सॉल्वेंट था। ये बेसिक डिफरेंस है। तो सीधी सी बात यह है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों की संख्या, ये आपकी डेफिनेशन होगी किसकी, मोलैरिटी की। अब अगर मुझे फॉर्मूले के फॉर्म में लेना हो तो मैं क्या कहूंगा, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यूनिट ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है, इन लीटर में। ये आपको ध्यान रखना है किस में है, लीटर में। अब इसको अगर मैं फॉर्मूला वाइज लिखूं तो ये हो जाएगा सिंपल N/V। अब जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां पर जो नोटेशन काम में आ रहा है उसका आपको ध्यान रखना है कि ये नोटेशन का मीनिंग क्या है। सिंपल फॉर्मूला बिल्कुल शॉर्ट में दिख रहा है N/V। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहां पर अगर मैं V को ml में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा N × 1000/V, और ये V किस में हो जाएगा, इन ml। तो अगर आपको V जो है लीटर में दे रखा है तो डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, और अगर ml में दे रखा है तो ऊपर 1000 आ जाएगा। वो कैसे आएगा कि ml को अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, V के नीचे 1000 जो है वो कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। इसके बाद अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स को भी रिप्लेस करना है तो मैं कैसे करूंगा, M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये किसकी बात हो रही है, सॉल्यूट के लिए। ये जो वेट इन ग्राम है किसका है, सॉल्यूट का। मॉलिक्यूलर वेट किसका है, सॉल्यूट का। साथ में क्या आ जाएगा, इनटू 1000/V, और ये V किस में है, इन ml। ये V जो है ml में है। तो ये आपके फॉर्मूला हो जाएगा। अगर वॉल्यूम आपके लीटर में है तो 1000 की जरूरत नहीं है, और अगर आपके वॉल्यूम ml में है तो आपको 1000 की जरूरत है। अब यहाँ पर सिंपल सी अगर मैं बात करूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक सॉल्यूट है जिसके 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो जैसे डेफिनेशन की बात करी, 1 लीटर में 1 मोल मतलब मोलैरिटी 1। अब मैंने कहा 1 लीटर में 2 मोल प्रेजेंट है तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 2। 1 लीटर में आधा मोल प्रेजेंट है तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, हाफ। तो अगर मैं यहाँ पर
लीटर जो है वो एक ना लेकर कुछ डिफरेंट लूं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 1 मोल प्रेजेंट है हाफ लीटर में, मैंने क्या कहा 1 मोल प्रेजेंट है हाफ लीटर में, मोल कितना है 1 और वॉल्यूम कितना है हाफ लीटर मतलब 0.5 लीटर। ठीक है, तो यहां पर मुझे स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, उसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2 और वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1 लीटर। तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 2। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो है आपके 0.1, वॉल्यूम है आपके 250 ml, वॉल्यूम कितना है 250 ml। अब मुझे इसकी मोलैरिटी निकालनी है। तो इसकी मोलैरिटी मैं कैसे निकालूंगा, मुझे स्टैंडर्ड कंडीशन क्या चाहिए 1 लीटर की। तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 0.4 और 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ml आएगा। 1000 ml का मतलब 1 लीटर, तो ये 1 लीटर आ गया। तो यहां पर मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 0.4। तो कहने का मतलब ये है कि आपको स्टैंडर्ड कंडीशन कितनी चाहिए 1 लीटर, उसके अंदर जितने मोल प्रेजेंट है वो उसकी क्या हो जाएगी मोलैरिटी। ये मैं सिंपल थ्योरेटिकली सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं, बाकी ये फॉर्मूला आपके स्टैंडर्ड है। तो कोई भी न्यूमेरिकल आपको देखा है तो आप ये फॉर्मूला काम में लेकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, या तो वो आपको वेटिंग ग्राम दे दे और वॉल्यूम दे दे और फिर पूछे मोलैरिटी क्या है, या फिर वो ये कहे कि भाई मुझे इतनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन चाहिए और वॉल्यूम इतना चाहिए, तो बताओ कि वेट कितना लेंगे। तो वहां पर आपको इसी फॉर्म को चेंज करना है। ये फॉर्मूला आपके क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा और उससे आप क्या निकाल सकते हो वेटिंग ग्राम। तो अब क्या है कि सारे फॉर्मूले आप लिख के सारे याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक फॉर्मूला याद करो, अगर मान लो वेट भी निकालना है तो बाकी सारी वैल्यू पुट कर दो और वेट को छोड़ दो और उसको सॉल्व कर लो, तो आपके क्या हो जाएगा वेट भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। एग्जांपल क्या है, NaOH ले लेते हैं सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से। मैंने कहा मुझे एक सॉल्यूशन चाहिए जिसकी मोलैरिटी कितनी हो 1 हो, मोलैरिटी कितनी हो 1 हो NaOH का। ठीक है, किसकी बात हो रही है NaOH की बात हो रही है। मुझे सॉल्यूशन चाहिए जिसकी मोलैरिटी 1 हो, वॉल्यूम कितना हो 250 ml हो, मतलब मुझे सॉल्यूशन कितने में बनाना है 250 ml में बनाना है। तो वेट कितना लेंगे ये क्वेश्चन है मान लीजिए। अब डायरेक्ट मोलैरिटी ना पूछ के उसने मोलैरिटी दे दी, वो पूछ रहा है कि NaOH का कितना वेट लें कि मोलैरिटी 1 आ जाए और वॉल्यूम कितना है 250 ml। तो इसको आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा पुट कर दीजिए, मोलैरिटी 1 पुट कर दी मैंने, वेट आपको निकालना है, W छोड़ दिया। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट है 40 इंटू 1000 और वॉल्यूम आपके ml में दे रखा है 250, तो ये हो गया 250। तो सिंपल 250 को आप करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये आपके हो गया 4 और ये हो गया 1/10। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा W = 10। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, NaOH आपको कितना चाहिए 10 ग्राम, NaOH आपको कितना चाहिए 10 ग्राम। तो ये आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्या सॉल्व हो जाएगा, आंसर सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10 ग्राम NaOH चाहिए 250 ml वॉल्यूम में 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर मैं सॉल्व इनडायरेक्टली करूं तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि मोलैरिटी 1 है, इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल प्रेजेंट है NaOH का। और 1 मोल NaOH का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और 1 मोल कब आएगा, जब वेट कितना हो 40 ग्राम। ठीक है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन लूंगा और उसकी मोलैरिटी 1 है मतलब 1 मोल है, मतलब 40 ग्राम है किसमें 1 लीटर में। तो 1 लीटर में 40 ग्राम है तो 250 में कितने होंगे 40 डिवाइडेड बाय 4 10। कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये थ्योरेटिकल है, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको आ जाएगा। बाकी शुरू में आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप फॉर्मूले से करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये आप फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, वो इमेजिनेशन से सॉल्व हो जाता है कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इतना होगा तो इतना होगा, सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये आपकी हो गई मोलैरिटी। अब मोलैरिटी की हम यूनिट की बात करें तो सिंपल सा ये वाला जो आपका फॉर्मूला है इससे यूनिट आ जाएगी। यूनिट क्या आ जाएगी मोल पर लीटर, या फिर आप कह सकते हो मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये आपकी यूनिट हो जाएगी किसकी मोलैरिटी की। अब क्योंकि यहां पर यूनिट जो है उसमें वॉल्यूम आ रहा है, क्या आ रहा है वॉल्यूम, मतलब आपके जो कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला है उसमें वॉल्यूम आ रहा है। इसका मतलब ये जो है यूनिट मतलब मोलैरिटी जो है वो आपके डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर पर। नेक्स्ट यूनिट है कंसंट्रेशन की नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हिंदी में कहते हैं नॉर्मलता।
अब देखिए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में केवल एक ही फर्क है कि मोलैरिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स काम में लेते हैं, यहां पर हम काम में लेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन की बात करें तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकी की संख्या। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं वेट के फॉर्म में, तो ये हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसके जगह आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह। और साथ में अगर मैं वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट करूं तो ये आ जाएगा 1000 अपॉन v, किसमें, ml। ये आपके फॉर्मूला हो जाएगा कि इसका नॉर्मेलिटी का। अब देखिए मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बता रखा है। इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय x। x आपके क्या है, वैलेंसी है। और ये मैंने आपको बताया था मोल कंसेप्ट में कि जो x है, जो वैलेंसी है, अलग अलग केस में अलग अलग हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसको डिफरेंट फॉर्म में हम फॉर्मूले को मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एसिड है तो x बताएगा एसिडिटी को, सॉरी बेसिसिटी को, मतलब कितने H+ दे रहा है। बेस है तो बताएगा कि कितने OH- दे रहा है। सॉल्ट है तो बताएगा टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है। ठीक है, सिंपल सा x का मतलब वैलेंसी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपके वैसे तो नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप चाहें तो इक्विवेलेंट वेट को मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय x लिख सकते हैं, तो एक डिफरेंट फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको या तो सिंपल सा नॉर्मेलिटी आप ऐसे निकाल लीजिए कि भाई आपने क्या करा, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट करा इनटू 1000 अपॉन v ml में। अगर आप इसको डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो मैंने क्या करा, इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय x। तो x तो आगे चले जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो x तो मैंने लिख दिया यहाँ। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय x, x नीचे आएगा तो ऊपर चल जाएगा। बाकी ये हो गया वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन v ml में। अब जब आप इसको चेक करेंगे ये वाले पोर्शन को, तो ये आपके मोलैरिटी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, मोलैरिटी का। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n, या आप मैं सिंपल आप लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू x इंटू मोलैरिटी। तो अगर मान लीजिए आपको नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा और आपको नॉर्मेलिटी निकालना नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, सबसे पहले मोलैरिटी निकाल लो। और मोलैरिटी निकालने के बाद उसको उसकी x मतलब वैलेंसी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप उसको वैलेंसी से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मेलिटी में। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इक्विवेलेंट वेट की जो वैल्यू होती है या तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगी या उससे क्या होगी, कम। ये रिलेशन है समझने के लिए कि कहीं आपसे फॉर्मूले में गलती तो नहीं हो गई। इक्विवेलेंट वेट जो है या तो आपके मॉलिक्यूलर वेट से कम आएगा या बराबर आएगा। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। इक्विवेलेंट वेट की जो वैल्यू आएगी या तो मॉलिक्यूलर वेट से कम आएगी या बराबर आएगी। नॉर्मेलिटी की जो वैल्यू आएगी या तो मोलैरिटी से बराबर आएगी या उससे क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, और ऐसे ही आप कह सकते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या जो आएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, अब इक्विवेलेंट वेट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर या कम होगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ये आपके क्रॉस चेक करने का तरीका है कि भाई आपका जो फॉर्मूला है वो सही है या नहीं है। और अगर आप इतने उसमें नहीं जाना चाहते, सिंपल सा याद करना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया एक और ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले याद कर लीजिए और ये फॉर्मूला भी आपके काफी हेल्पफुल रहेगा, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन। ठीक है, तो ये आपके हो गया नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी आपको कंपाउंड दे रखा है तो उसका आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए H2SO4 है। अब इसकी अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं
तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर जो जो आपके एटम्स हैं डिफरेंट, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, सल्फर है और हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन कितने हैं? 4, और एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16, तो ये कितना हो गया? 64। सल्फर कितने? एक, और एक सल्फर का वेट कितना होता है? 32, तो ये हो जाएगा 32। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और वेट कितना है एक का? 2, एक होता है, एक का एक वेट होता है, और 2 × 1 2 हो गया। अब इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 98। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 98। अब जब आप H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय x। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 98, और x का मतलब यहाँ पर H2SO4 कितने H प्लस देगा? कितने देता है? 2, तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2, तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 49। तो अगर मान लीजिए आपको इससे रिलेटेड कोई सॉल्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इक्विवेलेंट वेट आपको कितना पुट करना पड़ेगा? 49। बाकी चीजें वैसी की वैसी। तो ये आपके हो गया नॉर्मेलिटी। अब देखिए यूनिट की बात करें तो यहाँ पर यूनिट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपके ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, आप इसको कह सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तो ये आपकी यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट हो गई। और नॉर्मेलिटी में क्योंकि फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है तो ये यूनिट भी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट यूनिट है कंसंट्रेशन की, वेट वॉल्यूम कैटेगरी में फॉर्मेलिटी। अब देखिए फॉर्मेलिटी जो है एक तरह से मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी जैसी है, बस यहाँ पर हम फॉर्मूला वेट काम में लेते हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंट नहीं है, इसको आप कह सकते हो स्पेशल कंडीशन है। क्या दे रखा है? नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये स्पेशल केस में अप्लाई होता है, जैसे एग्जांपल दे रखा है बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है उसमें आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड है, 2 H2O ऐड है। तो यहाँ पर जब आप इसका वेट लेंगे, फॉर्मूला वेट लेंगे, तो वहां पर ये ऐड होगा, मतलब 2 वाटर ऑफ जो मॉलिक्यूल है उसका भी जो वेट है वो ऐड होगा। तो यहाँ पर ग्राम फॉर्मूला वेट जो है वो है 207। तो इसको आपको सिमिलर सॉल्व करना है, बस यहाँ पर आपको क्या करना है? ग्राम फॉर्मूला वेट लेना है। जैसे हम मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट लेते हैं, वैसे यहाँ पर आपको क्या लेना है? ग्राम फॉर्मूला वेट लेना है। ये आपके बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, एग्जाम में भी नहीं पूछते क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यूनिट की तो है वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे आपने वेट वेट परसेंटेज निकाला है वैसे आप वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे। डिफरेंस क्या हो जाएगा कि वेट की जगह वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए। अगर 2 कंपोनेंट है ए और बी, और ए का आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? जिसका निकालना है उसका वॉल्यूम ऊपर, वीए ऊपर आ गया, टोटल वॉल्यूम नीचे, वीए प्लस वीबी इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा? आपके वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखिए वेट वेट परसेंटेज और वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, या आज तक आरपीएससी ने नहीं पूछा। ठीक है, लेकिन ये जो नेक्स्ट वाला है वेट वॉल्यूम परसेंटेज, इस पे आरपीएससी ने काफी सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और देखिए एग्जाम में जब वो परसेंटेज देगा तो वो ऐसा कुछ नहीं लिखता है कि ये वेट वेट है या वेट वॉल्यूम है या वॉल्यूम वॉल्यूम है। बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना है कि उसने वेट वॉल्यूम परसेंटेज दिया है। अब वेट वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि वेट वेट परसेंटेज और वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज के लिए तो आपने एक सिंपल फॉर्मूला लगा दिया कि भाई अगर वॉल्यूम वॉल्यूम है तो जिसका निकालना उसका वॉल्यूम ऊपर, टोटल वॉल्यूम नीचे इंटू 100। वेट वेट है तो जिसका निकालना उसका वेट ऊपर, टोटल वेट नीचे इंटू 100। लेकिन वेट वॉल्यूम परसेंटेज में एक डिफरेंट कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो जब आप वेट वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो वेट किसका है? सॉल्यूट का। ध्यान से सुनना, वेट वॉल्यूम में एक का वेट होगा, एक का वॉल्यूम होगा, तो वेट किसका है? सॉल्यूट का। और वॉल्यूम किसका है? सॉल्वेंट का। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। 100 ml सॉल्वेंट में कितने ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है वो उसका क्या हो जाएगा? वेट वॉल्यूम परसेंटेज। वापस से रिपीट कर दूं, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। 100 ml सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने ग्राम सॉल्युबल है वो उसका क्या है? वेट वॉल्यूम परसेंटेज है। ये डेफिनेशन हो गई। अब यहां पर वो क्या होता है, कई बार वेट वॉल्यूम परसेंटेज देख के रखता है कि भाई वेट वॉल्यूम परसेंटेज इतना है। अब इससे एक रिलेशन जो आता है मोलैरिटी के साथ रिलेशन बन रहा है। क्या रिलेशन बन रहा है डायरेक्ट बता देता हूं, फिर आपको समझा दूंगा। मोलैरिटी का रिलेशन क्या बन रहा है कि अगर मैं
वेट वॉल्यूम परसेंटेज को 10 से मल्टीप्लाई करूं और मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? मोलैरिटी के बराबर हो जाएगा। क्या बराबर हो जाएगा? मोलैरिटी। अब देखा जाए तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं है, नियरली इक्वल टू आप कह सकते हो, मतलब लमसम कह सकते हो। कैसे? अब ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको मैं आपको समझा देता हूं। इसको आप ऐसे समझो कि अगर W ग्राम सॉल्यूट के डिसॉल्व हैं कितने वॉल्यूम में? 100 ml में, ठीक है। तो मैंने इसको क्या करा, मल्टीप्लाई करा पूरे को 10 से। तो अब आपके जो रिजल्ट आया वो क्या आया? 10 इंटू डब्ल्यू, या W इंटू 10 आप कह सकते हो, 10W कुछ भी कह सकते हो। और यहां पर वॉल्यूम कितना आ गया? 1 लीटर। वापस से रिपीट कर रहा हूं, देखिए वेट वॉल्यूम जो परसेंटेज था वो एक्चुअल में था क्या? 100 ml सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने ग्राम डिसॉल्व है। अब मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आपके 100 ml था वो कितना हो गया? 1 लीटर। और जो आपके W ग्राम था, जो वेट था, वो कितना हो गया? 10 टाइम्स हो गया। तो मैंने क्या कहा कि जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेट क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स हो जाएगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 लीटर हो जाएगा। तो अब आपके डेफिनेशन जो है वो मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं अगर, अब नई कंडीशन क्या हो गई कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व है वेट? 10 इंटू डब्ल्यू, ठीक है। अब यहां पर मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने सॉल्यूट के। अब मैंने क्या कहा था? नियरली इक्वल टू है। नियरली इक्वल टू मैंने इसलिए कहा था क्योंकि यहां पर आपके सॉल्वेंट टर्म काम में आ रही है वॉल्यूम के लिए, जबकि मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, ये डिफरेंस है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए एक बार मैं लिख देता हूं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वी, किसमें? ml में, यही होता है। अब यहां पर आपके जो मैंने क्या कहा कि वॉल्यूम था 100, उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 1 लीटर। तो जब वॉल्यूम 1 लीटर हो गया तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, ये तो हट गया आपके। और जो अब नया जो वेट आ रहा है, जो वेट वॉल्यूम परसेंटेज था, वो मैंने क्या करा? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो W है वो एक्चुअल में 10W है, या 10 से मल्टीप्लाई करा है। तो यहां पर उसने क्या करा? वेट वॉल्यूम परसेंटेज को 10 से गुणा करा, जिससे वॉल्यूम का कंसेप्ट हट गया, और नीचे क्या आ गया? मॉलिक्यूलर वेट, ये आ गया। तो ये फॉर्मूला ऐसे बना है। तो आपको क्या करना है, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप सीधे याद कर लीजिए कि अगर वेट वॉल्यूम परसेंटेज को आप 10 से गुणा करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना वेट प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वो आपके क्या आ जाएंगे? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, जो कि किसको बताता है? मोलैरिटी को बताता है। ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। देखिए सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत इजी नहीं होते। तो जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, थ्योरी खत्म हो जाएगी, तो वहां पर हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। अब देखिए फॉर्मूला मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, अब फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है, जब हम MCQ करेंगे, आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पर आपके ये जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं ये सारे क्लियर हो जाएंगे, और इनको कैसे यूज में लेना है ये भी आपके क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो देखिए वापस मैं रिपीट कर दूं कि 1 2 3 ये तीनों यूनिट जो है क्या है? वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये तीनों यूनिट जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। यहां पर एक चीज और बता दूं कि जब आप वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हो तो वहां पर उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट होगी कौन सी? वेट वॉल्यूम यूनिट। हमने पढ़ ली वेट कंसंट्रेशन यूनिट एंड वेट वॉल्यूम कंसंट्रेशन यूनिट। अब अगर हम बात करें अदर्स यूनिट की, तो अदर्स यूनिट में 3 यूनिट दे रखी है। सबसे पहली है मोल फ्रैक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं मोल भिन्न। अब देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है मोल फ्रैक्शन, मतलब आपको क्या करना है? मोल का फ्रैक्शन लेना है, मतलब मोल का भिन्न लेना है। अब इसको कैसे लेंगे? जैसे मान लीजिए कि अगर आपके सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं A और B, तो यहाँ पर आपके जितने कंपोनेंट होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 है तो आप ले सकते हो ABC। तो जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? जैसे मान लीजिए कंपोनेंट A का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं XA से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, मतलब किसके मोल्स ऊपर? नंबर ऑफ मोल्स किसके? ए के, क्योंकि ए का निकाल रहे हैं तो एन ए से रिप्रेजेंट कर दिया। और टोटल मोल नीचे, तो टोटल को हमने क्या कह दिया? एन ए प्लस एन बी, क्योंकि 2 कंपोनेंट है। ऐसे अगर आपको बी का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो आपने क्या कहा? एक्स बी। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर,
NB ऊपर आ जाएगा और टोटल मोल क्या है Na प्लस NB क्या आ जाएगा नीचे। अब मान लीजिए कि अगर 2 की जगह 3 कंपोनेंट होते तो हम क्या कहते हैं ABC, तो वहां पर अगर फॉर्मूले की बात करें तो XA क्या हो जाता, Na तो सेम आता लेकिन टोटल मोल की जगह क्या हो जाता Na प्लस NB प्लस NC। ऐसे ही XB का फॉर्मूला क्या हो जाता NB अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। और ऐसे ही XC का फॉर्मूला क्या हो जाता NC अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। तो कहने का मतलब है कि जिसका मोल भिन्न आपको निकालना है उसके मोल की संख्या ऊपर और जो टोटल मोल है कुल मोल की संख्या नीचे, ये आपके क्या आ जाएगा मोल भिन्न। अब क्योंकि आपको पता चल रहा है कि ऊपर भी मोल की संख्या है और नीचे भी मोल की संख्या है तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, ये क्या होगा यूनिटलेस होगा। अब जब आप अलग अलग कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी कंपोनेंट दे रखे हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का जब आप सम करोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2 कंपोनेंट हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर 3 कंपोनेंट हैं तो 3 कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा जैसे XA प्लस XB प्लस XC उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। जितने भी कंपोनेंट आप लो 2 लो 3 लो 4 लो उनके सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना आएगा 1। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूनिटलेस है। दूसरा ये वाला जो कंडीशन है कि जितने भी आपके कंपोनेंट है सबके मोल फ्रैक्शन का जब आप सम करोगे उसकी वैल्यू आएगी 1, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो ये जो यूनिट है मोल फ्रैक्शन ये भी आपके टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा जब वो न्यूमेरिकल में मोल फ्रैक्शन आपसे कैलकुलेट करवाता है निकलवाता है तो वो आपको डायरेक्ट मोल नहीं देगा कि भाई मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है तो हाइड्रोजन के मोल इतने और ऑक्सीजन के इतने, या मान लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो वो तीनों के मोल की संख्या नहीं देगा, वो क्या दे देगा वेट दे देगा कि भाई हाइड्रोजन इतने ग्राम है, नाइट्रोजन इतने ग्राम है, ऑक्सीजन इतने ग्राम है, बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो वहां पर आपको पहले तीनों के मोल की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो वहां पर आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आपके मोल फ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आपको अगर फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले का मीनिंग पता है, नोटेशन के मीनिंग पता है और फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो आपको पता है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थिंक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो 2 यूनिट बच रही है, देखिए ये बहुत ज्यादा कोई आपके काम में नहीं आती है, इस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं आता, लेकिन जब आपकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है जैसे खास करके जब हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर जब आप बहुत रेयर जो आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिसकी कंसंट्रेशन काफी कम होती है तो वहां पर आप ppm और ppb यूनिट को काम में लेते हो। अब देखिए ppm जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 10⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम क्या करें पार्ट्स पर मिलियन। मतलब आपके सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स हैं 10⁶, उसमें आपके सॉल्यूट के कितने पार्ट प्रेजेंट है उसको हम किस में डिफाइन करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन में, ppm में। सिमिलरली आपके ppb का मतलब क्या है, पार्ट्स पर बिलियन। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 10⁹ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जो 10⁶ होती है पावर उसको हम मिलियन कहते हैं, क्या कहते हैं मिलियन, और जो 10⁹ है उसको हम क्या कहते हैं बिलियन। तो आपके 1 मिलियन में कितने पार्ट्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन के उसको हम कह रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन, और 1 बिलियन में कितने पार्ट्स प्रेजेंट है किसके सॉल्यूट के उसको हम क्या कह रहे हैं पार्ट्स पर बिलियन। तो ये आपके मिलियन हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन, ये आपके हो जाएगा पार्ट्स पर बिलियन। तो ये आपके सॉल्यूशन की जितनी भी यूनिट्स दे रखी है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू होंगे जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वहां पर इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो हम सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए कि जब ये फॉर्मूले आपके एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो कंटिन्यू अपलोड होते रहें तो उसके लिए यह है कि आप रेगुलर वीडियो देखिए, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीडियो में उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके आंसर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जितना हो सके कमेंट जरूर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।